नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौत की। उम्र कैद। मध्य प्रदेश में जघन्य अपराध करने वालों को अब रियायत नहीं मिलेगी। उम्र कैद का मतलब उम्र भर कैद ही होगा। अंतिम सांस तक कारावास में रहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 वर्ष बाद उम्र कैद से जुड़ी नीति बदलने का फैसला कर लिया है। अभी तक छोटी बच्चियों से बलात्कार के बाद उनकी हत्या करने वाले कानून के शिकंजे से बच जाते थे। कई बार ऊंची अदालत से फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाती थी। कई बार राष्ट्रपति राज्यपाल फांसी की सजा माफ कर देते थे। अब इन लोगों को रियायत नहीं मिलेगी। फांसी की सजा भले ना हो, लेकिन उम्र जेल में ही बीतेगी। जेल से मुक्ति मौत के बाद ही मिलेगी। ये बदलाव अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए किया जा रहा है। देखना है कि इस बदलाव से अपराधी कितना डरते हैं और दरिंदगी के आंकड़ों में कितनी कमी आती है। तो मध्य प्रदेश में बेटियों महिलाओं से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभी सभी उपायुक्तों को फांसी नहीं होती। निचली अदालत फांसी का फैसला कर देती है, लेकिन ऊपर की अदालत से फांसी उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। एक आध मामले में फांसी हो भी गई तो राष्ट्रपति और राज्यपाल से माफी मिलने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में 20 साल जेल में गुजारने के बाद अभियुक्त फिर खुली हवा में सांस लेने लगते हैं। कई बार 14 साल में ही मुक्ति मिल जाती है। निरंतर चलने वाली आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष होती है, जबकि पूरी सजा 20 साल तक चलती है। आचरण अच्छा हो तो 15 से 20 साल तक कभी भी मुक्ति हो सकती है, लेकिन अब यह मुक्ति संभव नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है। इसके लिए 11 साल बाद उम्र कैद से जुड़ी नीति में बदलाव किया जा रहा है। अब आजीवन कारावास के अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। उसकी मौत जेल की सलाखों के पीछे ही होगी। ये कानून विशेष रूप से उन अभियुक्तों के लिए लाया गया है जो छोटी बच्चियों और महिलाओं की दुष्कर्म के बाद हत्या कर देते हैं। इस कानून के दायरे में पेशेवर हत्यारे, कॉन्ट्रैक्ट किलर से लेकर डकैती में नृशंस हत्या करने वाले भी आएंगे। सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की सजा पा चुका अभियुक्त भी अब मरने तक जेल में रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टाडा और एनडीपीएस जैसे मामलों में सजा याफ्ता भी इस कानून के दायरे में आएंगे। कानून में यह परिवर्तन अपराधियों के भीतर डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। क्या ये कानून जघन्य अपराधियों को अपराध करने से रोक सकेगा? इस कानून से समाज के माहौल में क्या बदलाव होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे अनादि विशेष में आज, क्योंकि बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। क्योंकि एक तरफ उन कैदियों से जुड़ा हुआ है जो ठीक ठाक अच्छे से भी अगर जेल में गुजारते, अच्छा आचरण रखते हैं, अब उन्हें भी उम्र कैद मतलब उम्र कैद, उम्र भर रहना पड़ेगा जेल में, यानी मौत तक सलाखों के पीछे उन्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। और इसलिए इन तमाम चीजों में परिवर्तन लाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें निचली अदालत फांसी सुना दे अगर, तो बाकी ऊपरी अदालत ये उम्र कैद में इसे तब्दील करते। एक आध मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल माफी दे भी देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में 20 साल जेल में गुजारने के बाद अभियुक्त वापस बाहर आ जाते हैं और 14 साल में कई बार मुक्ति मिल जाती है, ऐसा भी होता है। तो निरंतर चलने वाला जो आजीवन कारावास है वो 14 वर्षों में तब्दील हो जाता है। ऐसे में किसी भी अपराधी को अगर ये भी उसे कम लगता है तो ये भी कम ना लगे, इसलिए आजीवन कारावास मतलब आजीवन कारावास ही होगा। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? छोटी बच्ची महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले, उनके दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले, पेशेवर हत्यारे, कॉन्ट्रैक्ट किलर से लेकर डकैती में नृशंस हत्या करने वाले, ये भी अभियुक्त इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टाडा, एनडीपीएस में भी ये जो कानून है इसमें जो परिवर्तन किया जा रहा है वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की सजा पा चुके अभियुक्त भी अब मरने तक जेल में रहेंगे। नरेश गांगुली जी हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। आप बहुत स्वागत नरेश गांगुली जी आपका अनादि टीवी पर। सर, जो चेंजेस करने की बात कही जा रही है, यानी उम्र कैद को लेकर कहा जा रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति अगर उसको कम कर दे तो सजा भी कम हो जाती थी, लेकिन अब सरकार इसमें बदलाव करने वाली है और 11 साल के बाद ये पूरा बदलाव हो रहा है, जिसमें उम्र कैद का मतलब ताउम्र जेल में ही रहना होगा। इसे कैसे देखते हैं आप? जी पारुल जी, धन्यवाद। आज आपने मुझे इस बहस में शामिल किया। सबसे पहले जो आपने कहा कि बदलाव आना है, बदलाव बहुत जरूरी भी था। उम्र कैद जो शब्द है, जब सजा दी जाती थी उम्र कैद की, तो
उसमें क्राइटेरिया था कि आदमी 14 साल तक आरोपी जेल में रहेगा। और दूसरा जो देखा जाता था कि यदि कोई एक बहुत ही दुर्गम अपराध होता था या कोई बहुत ही भयानक हिसाब का कोई अपराध किया जाता था, जैसे रेप करके और मर्डर कर दिया जाता था, या बहुत ही दुर्दांत कोई अपराध होता था, तो उसमें यदि फांसी की सजा हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट देती थी तो राष्ट्रपति के पास याचिका लगाई जाती थी कि साहब आप हमारी फांसी माफ कर दो। तो कई केसों में फांसी जो है वो माफ हो जाती थी। बात आ जाती थी उम्र कैद तक, तो उम्र कैद की सजा का जो प्रावधान था मात्र 14 साल। उसमें भी अगर आरोपी अच्छा व्यवहार करता था, जेल में अच्छा चलता था, तो उसमें भी वो घट जाती थी। तो कहीं ना कहीं आरोपियों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर जो एक निर्मम अपराध करते हैं, उनके मन में डर नहीं होता था। लेकिन अब जो बदलाव आएगा तो निश्चित रूप से अंतिम सांस तक, जो मध्य प्रदेश शासन ने अभी आज पेपर में भी आया था, अंतिम सांस तक उनको उम्र कैद की सजा में जेल में रहना पड़ेगा। उसके लिए बदलाव की उन्होंने प्रयास किया, चेष्टा की, बहुत ही सराहनीय है। कहीं ना कहीं मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। जी बोले। बिल्कुल गांगुली जी, लेकिन इस मामले में एक तरफ वो हम दो पक्षों की अगर बात करें तो एक तरफ वो पक्ष है जो किसी भी जुर्म करने वाले को, गुनहगार को चाहता है कि कड़ी से कड़ी सजा हो, उम्र कैद तक की सजा हो, भले ही उसका आचरण कैसा भी रहा हो, लेकिन उसने गुनाह किया है तो गुनहगार है, उसे सजा तक पहुंचना चाहिए। दूसरा पक्ष जो मानव अधिकार आयोग है या फिर और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह से आवाज उठाती हैं, एक तरफ उनका पक्ष है कि अगर किसी से त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो आप उसे इस तरह से सजा नहीं दे सकते, या वो भी अलग अलग तरह से अपनी अपीलें रखते हैं। कई बार ये भी होता है कि एक अच्छा आचरण रखने वाला व्यक्ति है या किसी तरह से कोई तकलीफ उसके साथ है, बीमारियों से ग्रसित है, इस मामले में भी कई बार अपील हो जाती है कि सजा को कम किया जाए। तो इन दोनों पक्षों को लेकर अगर आप समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को, तो एक तरफ है वो चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा हो, दूसरी तरफ सरकार भी यही चाहती है कि एक नजीर बने कि अगर किसी को ने भी किसी तरह की गलती की है और वो महिलाओं बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला, एनडीपीएस एक्ट है या फिर दूसरे जो भी एक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पेशेवर अपराधी है, उनको ये नजीर के तहत पता चलना चाहिए कि बख्शे नहीं जाएंगे आप। दूसरा पक्ष, अलग अलग तरह के आयोग भी हैं। जी देखिए पारुल जी, अभी जैसे आपने कहा कि नजीर पेश होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपने इन 5-7 सालों में, 5-7-8 सालों में देखा होगा कि अपराध की जो परिभाषा है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब अपराध की परिभाषा, मतलब आप देखेंगे कि इन 8-10 सालों में जो अपराध हुए हैं नाबालिग बच्चियों के साथ, या मर्डर के जो केस हुए हैं, या ऑनर किलिंग के जो केस हुए हैं, वो इतना भयावह रूप ले चुके हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 9-10 साल की बच्चियों के साथ रेप करके उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें फेंक दिया जाता है। तो आप जिस हिसाब से समाज आगे बढ़ रहा है या हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, उस तरह अपराध की परिभाषा है भी, वो भी दिनों दिन दुर्दांत होती जा रही। मतलब इतनी उसमें भयावहता आ गई है कि नजीर पेश होना अत्यंत आवश्यक है। आप देखेंगे कि अभी मध्य प्रदेश में भी, पचमढ़ी में भी, या आप यूपी में भी देखेंगे कई बच्चियों के साथ रेप करके और उनको मौत के घाट उतार देना, फिर उनको फेंक देना, इस तरह से जो एकदम दुर्दांत अपराध होते ना, उसके लिए मैं कहता हूँ कि नजीर पेश होना चाहिए और वास्तव में ये जो भी बदलाव है उसको किया जाना चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो की कि मानव अधिकार आयोग और कई ऐसी संस्थाएं जो ये कहती हैं कि साहब अगर गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए या लिबरल तरीके से उनकी सजा को देखा जाना चाहिए, 14 साल उम्र कैद या उससे भी कम। तो देखिए, अगर अपराध बढ़ते हैं तो कानून सख्त होगा तो अपराधों में कमी भी आएगी। रही बात अगर जो मानव अधिकार आयोग देखता है कि कई केसों में बीमार है व्यक्ति, आरोपी बीमार है या उससे गलती हुई तो उसमें उसके लिए रियायत होनी चाहिए, तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस कंडीशन में अपराध हुआ है। अगर आपने अपराध जानबूझ के किया है और आप आदतन अपराधी हो, एक बार अपराध करके फिर उसी अपराध को अंजाम दिया है, फिर उस तरह की हरकतें की, तो उनके लिए रियायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब केस चलता है तब उसका क्राइटेरिया होता है या जो उसकी परिस्थितियां होती हैं, आप परिस्थिति जन्य साक्ष्य को देखते हुए या परिस्थितियों को देखते हुए कि क्या वास्तव में अपराध गलती से हुआ है या उसको पछतावा है आरोपी को, तो इस तरह का एक क्राइटेरिया रखना चाहिए, दायरा रखना चाहिए। और यदि उसका परिवार है
अब आरोपी का परिवार है या उसकी स्थिति ऐसी है, बीमार है, सारी चीजें देख के उनको रियायत देनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी ये पहल की है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। जी बताएं। बिल्कुल लेकिन गांगुली साहब ये तो रही वो बातें जो आगे जिनमें चेंजेस करने की बात कही जा रही हैं। खौफ जी पैदा करने के लिए बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत करने वालों के लिए फांसी जैसा कानून भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि उन आंकड़ों में तब्दीलियां या कमी नहीं आई है। इस वजह से उस कानून को लेकर भी लोगों ने सवाल किया कि जब यही फांसी जैसी चीज खौफ नहीं पैदा कर पा रही है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, तो भला और अगर आप चेंज करते हैं, सजा को बढ़ा देते हैं, उम्र कैद की सजा दे देते हैं, मरने से नहीं डर रहा अपराध करने वाला या दुष्कर्म करने वाला, या उम्र कैद रहने से डर जाएगा? देखिए पारुल जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आरोपियों के हौसले बुलंद होते हैं कि चलिए हमें उम्र कैद हो भी गई तो हमारे लिए 14 साल कोई बड़ी बात नहीं, उसमें 14 साल से भी कट पीट के जो उनकी बर्ताव होता है उसके आधार पर 2-3 साल और माइनस कम हो जाते हैं। लेकिन अंतिम सांस तक जो अभी मैंने पढ़ा कि जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो संशोधन इसमें किया जाना प्रस्तावित है, उसमें ये लिखा गया है कि उम्र कैद की परिभाषा मतलब अंतिम सांस तक। तो कहीं ना कहीं खौफ तो बैठता है, आप भी इस बात को जानते हैं। अगर बिल्कुल। 14 साल या 10 साल की इतने बड़े बड़े अपराधों की सजा उम्र कैद के रूप में मिले तो आदमी का डर कहीं ना कहीं खत्म होता है कि यार 10 साल बाद छूट जाएंगे, 14 साल बाद छूट जाएंगे। लेकिन उसमें जो शब्द है अंतिम सांस तक, तो मेरा ऐसा मानना है पारुल जी कि अंतिम सांस तक ये जेल में रहेगा, आरोपी जेल में रहेगा, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। जी बताएं। बिल्कुल मैं रोकूंगी आपको। गांगुली साहब, हमारे साथ जेके पाठक जी इस वक्त फोन लाइन पर है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रहे हैं आप। डॉक्टर माफ कीजिए पाठक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। जेके पाठक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अभी जो फांसी के या माफ कीजिए उम्र कैद के कानून में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, जिसमें 14 साल से बढ़ाकर ये कहा जा रहा है कि जो चेंज होगा उसके बाद ये कहा जाएगा कि उम्र कैद मतलब ताउम्र जेल में ही रहना है, किसी तरह की कोई रियायत नहीं हो पाएगी। अब जो 11 सालों के बाद इसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे वजह तो यही बताई जा रही है कि इस तरह के अपराधियों में, इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। इसे आप कैसे देखते हैं पाठक साहब? देखिए, ऐसा है कि ये पहले भी प्रोविजन है। जी। एक तो होता, दो तरह के लाइफ इम्प्रिजनमेंट होते हैं। एक तो होता लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हम्म। मतलब वो जैसे 14 साल तक का है। एक होता लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ, यानी कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक के आपको सजा होगी। ये प्रोविजन है और इसके तहत कईयों को सजा हो भी चुकी है। अब इसमें यह है कि देखिए, जो भी इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं, मतलब इसी भारत में लोगों ने जघन्य अपराध करके जी। बच्चियों को जला तक दिया और उनकी क्रूर ढंग से हत्या भी की। उसके बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके तहत जी। काफी सजाओं में और प्रोविजन में काफी परिवर्तन किया। तो निश्चित रूप से देखिए, हमारा क्या है कि जो जो हमारा सोशल सिस्टम है, उसमें जो इस तरह के अपराध हैं, इन अपराधों पर एक सामाजिक सजगता और सामाजिक प्रतिरोध, इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। न्यायालय से तो सजा होती है, और लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल, जैसे इस तरह के जहाँ अपराध होते हैं, जी। वहाँ जैसे प्राचीन पुराने जमाने में गांव में अगर कोई छोटे मोटे भी गड़बड़ करता था, उसका बहिष्कार करते थे लोग। लेकिन शहरीकरण में ये संभव नहीं हुआ है, और लोग एक तरह के मूक रूप से उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं, गलत लोगों को। इसलिए भी उस मोहल्ले में, उस झुग्गी में, या उस बस्ती में, या उस कहिए कि उस मल्टी में भी इस तरह के अपराध होते हैं। तो एक तो सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरों, इसमें तो अगर ठीक ठाक हो तो मुझे लगता है कि लाइफ इम्प्रिजन टिल टिल डेथ की जगह पर सीधे सीधे ऐसे लोगों को तो हैंग करना चाहिए, उनको फांसी की सजाई होनी चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ताकि एक एक हम इस्टेब्लिश कर सकें कि ये देखिए, ये हमने इस्टेब्लिश किया, ये हमने एक, अगर इस तरह के मृत्युदंड होंगे
अब देखिए कई ऐसे अपराध हैं आपके सामने हिंदुस्तान की चर्चा के भी, और वो जो निर्भया कांड है, निर्भया कांड में इतने के बावजूद फिर कितने वकील आए कि साहब उनको बचाया जाए, क्योंकि ये देश जो है अजीब परंपराओं पर चलता है। हमारे एडवोकेट भी बहुत से ऐसे परंपराओं पर चलते हैं जो निश्चित रूप से, वो तो एडवोकेट है, उनको तो डिफेंस देना उनका कर्तव्य है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीजें ऐसी हैं, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं बहुत जघन्य अपराधों को। इसलिए इसका इसका ट्रायल का भी अब तो अलग कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने वो बाहर की कटिंग नहीं पड़ी है, लेकिन ये प्रोसेस एग्जिस्टिंग है, इसको और मजबूती दी जाए, इसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन का भी सिस्टम है, बिल्कुल, इसलिए और ये मैं एक चिन्हित बार और अपराधों में आपके आता साथ है, मध्य प्रदेश में भी है बहुत, जी सर। और इस पे और अधिक गहनता से काम किया जाए तो इस तरह के जो दुष्कृत्य हो रहे हैं उन पर चेक लगेगा, उस पर नियंत्रण होगा। अब एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि हम इतने सशक्त कानून बनाने के बाद भी इस पे चेक क्यों नहीं लग पा रहे। जी इसका एकमात्र कारण है कि हमारी सोशल हार्मोनी, सोशल अंडरस्टैंडिंग, या जो कहिए कि सोशल रेजिस्टेंट उतनी मजबूत नहीं हो पाई है जितनी और समाजों में है। इस कारण हम उसको मजबूती से, इतने सजा होने के बावजूद हम उसको मृत्युदंड कई प्रकरण में मिला, उसके बावजूद उसमें उसका खौफ नहीं आ पा रहा है। जी के पाठक जी, लेकिन जो जिस चीज़ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ना केवल बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध करने वाले, दुष्कर्म करने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा या उन ऐसे जो गुनहगार हैं उनको शामिल किया जाएगा, बल्कि पेशेवर हत्यारे, कॉन्ट्रैक्ट किलर भी इसमें शामिल किए जाएंगे, डकैती में नृशंस हत्या करने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे, जो इस तरह के क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स भी इसमें, टेररिज्म एक्ट, टाडा, एनडीपीएस जैसे मामलों में भी सजा याफ्ता जो लोग हैं उनको भी ताउम्र जेल में रहने की बात कही जा रही है। तो ये ना केवल उन मामलों को लेकर है जिसमें बच्चियों और महिलाओं के साथ गलत किया गया, बल्कि इन तमाम चीज़ों को लेकर भी है। तो आगे आप ये मानते हैं कि पहले से ही जो चीज़ है उसमें क्या बदलाव करेंगे आप 11 साल के बाद, या इस पर आपकी और कुछ राय है? जैसे आप बता, टेररिज्म का है, दूसरे प्रकरण है, उनमें अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो ये केवल जो अपराध दिख रहे हैं उन्हीं अपराधों में नहीं हो, जो अपराध नहीं दिख रहे हैं, जैसे आज की तारीख में बता रहा हूँ कि पूरे सिस्टम ने मिल करके नदियों को नष्ट कर दिया है रेत की होड़ में। ऐसे लोग जो पूरे मतलब पर्यावरण, जलवायु, मनुष्य के जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। अगर समाज में अगर आपको जीवन चाहिए, आपको जीवन के इर्द गिर्द जितनी भी संभावना है उनके खिलाफ जो अपराध कर रहे हैं, देखिए अभी नदियों का जीवन खतरे में आ गया है जी। तो ये सब चीजें भी उसमें शामिल करना चाहिए। सारी आप ठीक करो, व्हाइट कॉलर क्राइम को सबसे पहला उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। टेररिस्ट तो दिखता है, लेकिन जो नदियों और रेत का अपराध कर रहे हैं वो कहाँ दिखते? इतना सरल अपराध है, पूरी नदियां बर्बाद कर दी हैं लोगों ने, और उसका डायरेक्ट लोग उसका जल प्रदूषण है। देखिए आज यमुना जी का जल देखिए, गंगा जी का देखिए, नर्मदा जी को वही हालत कर रहे हैं। छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उनको बर्बाद कर दिया है लोगों ने। जब तक हम हर अपराध जो व्हाइट कलर हो या जो दिख रहा है, इन सब के लिए एक लेवल पे अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो समाज का अस्तित्व बहुत खतरे में है लोगों से। बिल्कुल, यानी आप मानते हैं कि तब्दीलियों से, इन परिवर्तन से जो खौफ क्रिमिनल्स में पैदा होना चाहिए या जो डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो मुमकिन हो पाएगा और इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए गलत इस्तेमाल तो जब से 1861 में जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बने हैं तब से एक गाना, एक ट्यून चलती रहती है उसका गलत इस्तेमाल होने का। जब गलत इस्तेमाल हो भी रहा है तो हमारा इतना बड़ा सिस्टम है, आज हमको 75 साल आजाद हुए हैं तो हमने क्या चेंज किया? हम यहाँ तक कि अपने मध्य प्रदेश में तो हम जो है पुलिस एक्ट भी नहीं आने ले आ पाए। तो जब गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उस गलत इस्तेमाल को रोकने की जिम्मेदारी जो पार्लियामेंट की या उसकी विधानसभा है या उस तरह के जनप्रतिनिधि हैं, ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग, उनकी है। अगर हम पहल नहीं करेंगे तो ये जैसे 1861 से आज तक गलत दुरुपयोग हो रहा है, कल भी होगा, लेकिन उस गलत दुरुपयोग होने की आशंका के कारण हम कानून बनाना नहीं छोड़े। दुरुपयोग हो सकता है, दुरुपयोग चेक करने वाले सक्षम नहीं होंगे, दुरुपयोग को चेक करने वाली संस्था सक्षम नहीं होगी,
तो दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में माना जाता है कि दुरुपयोग को चेक करने वाली संस्था बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए और उनका प्रभावी नियंत्रण और अंकुश होना चाहिए। गांगुली जी, आप कितना सहमत हैं पाठक साहब की बातों से? देखिए, मैं पारुल जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आज चर्चा का विषय है वो आजीवन कारावास की समय अवधि के ऊपर है। जो आजीवन कारावास को पहले देखा जाता था कि 14 साल, अभी जो उसमें अमेंडमेंट होना है या जो प्रस्तावित है अमेंडमेंट, उसमें ये है कि मृत्यु अंतिम सांस तक, मतलब आरोपी के अंतिम सांस तक आप आजीवन कारावास की परिभाषा को आगे बढ़ाएंगे। तो 14 साल वाला जो क्राइटेरिया है, जो 14 साल वाली वो तो अपने आप शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी जो अभी सर ने बातें की, तो कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेदार तब होता है जबकि वो उसमें अमेंडमेंट नहीं करा। अगर पिछले 20, 25, 50 साल से उन चीजों में संशोधन नहीं हुआ है, अब पहल की जा रही है, तो निश्चित रूप से वो सराहनीय है, मैं इतना बोलूंगा। जी बताएं। बिल्कुल। लेकिन क्या आप मानते हैं कि हम जब सजा की बात करते हैं तो हमने निर्भया मामले में भी देखा कि सालों साल वो पूरा केस चलता रहा और फिर जाकर कहीं सालों बाद जो आरोपी हैं उनको सजा हुई, उनमें से सुसाइड भी करने वाले लोग थे। तो ये जब फांसी का कानून की बात हम कर रहे हैं, उसके अलावा आज जिस चीज़ को लेकर बात की जा रही है आजीवन कारावास में अमेंडमेंट की बात, जब सजा सुना दी जाएगी या आजीवन कारावास सुना दिया जाएगा, उसके बाद अपने आप को बरी कराने के लिए, क्योंकि कई तरह के प्रयास होते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हायर किए जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की भी खबरें, हाल ही में मैं जगह का नाम भूल रही हूँ, कि सबूतों के साथ भी जो पुलिस में बैठे हुए लोग थे उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो इस तरह से बचने की भी फिर कोशिशें होंगी, और क्या प्रशासन इतना एक्टिव है, अमला इतना एक्टिव है कि बचने में नाकामयाब हो या इस तरह से भागने में कामयाब ना हो पाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये ज्वलंत मुद्दा मतलब जो भी कोई गंभीर अपराध होता है, जो भी ऐसे अपराध होते हैं, जैसे आपने बोला डकैती हुआ, ये सारी चीजें जो है सब इसमें धाराओं में एप्लीकेबल होंगी कि आजीवन कारावास, चाहे वो डकैती का अपराध हो, चाहे रेप का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे ऑनर किलिंग का हो। आपने जो भी पारुल जी बात की कि आरोपी बचने के प्रयास करते हैं, तो जो संविधान हमारा बना हुआ है, जो कानून आरोपी जो अभियुक्तों को रिलीफ देता है या उनको जो अवसर देता है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित करें, तो कहीं ना कहीं जो अभी फास्ट ट्रैक कोर्टें चालू की गई थी वो इसलिए चालू की गई थी कि कोई भी ऐसा अपराध होता है जो एकदम दुर्गम अपराध ऐसा होता है, तो उसका फटाफट ट्रायल हो। फटाफट ट्रायल होने के बाद यदि आरोपी को ये पाया जाता है कि इसने अपराध किया है, तो उसे फांसी तक की सजा होती है, आजीवन कारावास तक की सजा होती है। तो आपने ये प्रश्न किया है कि उसके बाद जब वो बचाव के अवसर ढूंढता है, बचने के लिए हायर अथॉरिटीज, हायर कोर्ट में जाता है, जैसे अगर लोअर कोर्ट से सजा हुई तो वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सजा हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं संशोधन पिछले 6-7 सालों में किया गया था। उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्टें लाई गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्टों में भी फटाफट इन केसों को डिसाइड किया जाता था। तो जैसे अभी आजीवन कारावास में संशोधन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशियरी को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, न्यायपालिका को ये देखना होगा कि उस सजा को मिलने के बाद उसमें भी कुछ संशोधन किया जाए कि कुछ स्पेशल केसों के लिए, जैसे मैं कहना चाहूंगा जैसे बलात्कार के केस है, रेप के केस है, या ऑनर किलिंग के केस है, या डकैती के केस है, कोई और दुर्गम ऐसे अपराध है, तो उनके लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाए। गठन हुए भी है, लेकिन और इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि एक विशेष अदालत और एक समय क्राइटेरिया निश्चित किया जाए कि इतने समय में ये केस डिसाइड होंगे। और फिर यदि उसकी अपील जाती है, अगर फांसी के केस में राष्ट्रपति जी और खिंचते ही चले जाते हैं, न्याय की गुहार लगाने वाला वो न्याय की गुहार लगाता ही रह जाता है, और जैसे सजा होती है वो कोर्ट दर कोर्ट जाके और बड़ी कोर्ट से कहीं ना कहीं या तो सजा कम करा के आ जाता है, बरी हुई हो जाता है। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं। हालांकि इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे बात रही हो, क्योंकि कई बार ऐसे आरोप जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो लगाते हैं कि गुनहगार बरी होके आ गया, इस तरह की भी बातें होती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आजीवन कारावास में अमेंडमेंट को लेकर 11 साल बाद ये बात सामने आई है, लेकिन अगर इसमें अमेंडमेंट होता है, यानी जो आजीवन कारावास है उसमें किसी तरह की रियायत नहीं होगी, 14 साल 20 साल नहीं, ताउम्र के लिए जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इसमें अलग अलग मामले भी जोड़े जा रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी होगी, पेशेवर हत्यारे भी होंगे, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के मामले तो होंगे ही होंगे, और भी कई और मामलों को जोड़ा जा रहा है। तो क्या ये तमाम चीज़ें
अपराधियों में, इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों में खौफ पैदा कर पाएंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।